जैन साथी एनसीईआरटी के इस सीरीज में ये जो कक्षा 8 की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पर आज एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय 8, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से लेकर 1947। माने इस सीरीज में 1870 से लेकर 1947 तक को पढ़ेंगे। इसमें राष्ट्रवाद का उदय, संप्रभु, आर्म्स एक्ट, वर्नाक्यूलर, इल्बर्ट बिल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और साथ ही साथ बंगाल विभाजन, उदार जन राष्ट्रवाद का उदय, महात्मा गांधी का आगमन, रॉलेट एक्ट, मार्शल लॉ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1922 से लेकर जैसे चौरी चौरा हो गया, साइमन कमीशन वापस जाओ, डांडी मार्च, गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, मुस्लिम लीग, इन तमाम तथ्यों को पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जहाँ जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोशिश करिएगा साथ में नोट्स बनाने के लिए। वैसे ही पहले से ही नोट्स ये शॉर्ट में, लेकिन हम चाहेंगे अगर आप चाहें तो आप भी इसके साथ नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी मित्रों को साझा भी करिएगा। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशहित में, राष्ट्रहित में। ये आधुनिक भारत के इतिहास है, कक्षा 8 के इतिहास जो आधुनिक भारत के इतिहास है, ये 6 से लेकर 12 तक की संपूर्ण एनसीईआरटी आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर भी मिल जाएगी। मेरे द्वारा क्लास निःशुल्क आपके लिए है, जो मैं निःशुल्क आपको डेली सीरीज के माध्यम से पढ़ा देता हूँ इस सेशन को। राष्ट्रवाद का उदय, तो राष्ट्रवाद का उदय यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है जो भारत में रहते हैं। आइए हम बात करते हैं संगठन के बारे में। 1870 से लेकर 1880 के दशक में राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में ही थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। आदि क्या थे? इस तरह के प्रमुख संगठन भी थे। माने पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस तरह के प्रमुख संगठन थे। संप्रभु क्या है? बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। ये आपके लिए पूछा जाता है। ये शब्दावली भी आपके लिए काफ़ी अहम और इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे आर्म्स एक्ट क्या है। आर्म्स एक्ट 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने आसपास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। जो लाइन इंपॉर्टेंट है आप उसे लिख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। वर्नाक्यूलर, उसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिसमें सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। ये भी इंपॉर्टेंट है। इल्बर्ट बिल, 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का फैसला लिया। पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई है। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एम. सुब्रमण्यम अय्यर, बदरुद्दीन तैयब जी और अन्य मुंबई और कोलकाता के ही थे। ब्रिटेन के अफसर ए.ओ. ह्यूम, यूँ कह सकते हैं, इसके जन्मदाता के तौर पर भी थे। उभरता हुआ भारत, कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए और परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं। ठीक है, ज़्यादातर अधिकार दिए जाएं और सरकार में भारतीयों को उच्च पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए, ताकि भारतीय भी इसमें चयनित होकर जाए। निरस्त करना क्या था इसमें? देखिए, किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता को अधिकृत रूप से समाप्त कर देना। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल भी करने लगे थे। जो सवाल था वो उनके सामने रखने लगे थे। परिवर्तनवादी उद्देश्य, बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे, जिन्हें बाल पाल लाल के नाम से जाना जाता है। तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह आपकी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, जिसका नाम है बंगाल विभाजन। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम पर देखिए, सभी लोग जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम पर आप सर्च करके दुर्गेश सर ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर, जहाँ पे सभी क्लास की नोट्स वीडियो लिंक आपको मिलती रहती है। 1905 में विभाजन कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासनिक
प्रशासकीय सुविधा को ध्यान रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन में से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका कड़ा विरोध किया। कांग्रेस के सभी धड़ों ने क्या किया? इसका विरोध किया। और आगे देखेंगे हम लोग, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, जन प्रतिरोध के नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। किसके समय हुआ था? कर्जन के समय हुआ था, इम्पोर्टेंट था। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी है। पूर्वी बंगाल के अलग करने के पीछे जो अंग्रेजों का उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं का प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन में से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका भी विरोध किया था। तो और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में से वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और जन प्रतिरोध के नए रास्ते ढूंढे गए, इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी इसे जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। और आगे अगर हम बढ़ें तो इस सीरीज में देखेंगे कि 1906 में मुस्लिमों ने ला इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। 1907 में कांग्रेस टूट गई और क्रांतिकारी हिंसा। अच्छा, 1906 में मुस्लिमों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है। 1907 में कांग्रेस टूट गई। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। 1907 की जो प्रमुख घटना, जब आधुनिक भारत के इतिहास हम लोग पढ़ेंगे वैकल्पिक विषय के रूप में, तब वहाँ पर इस तथ्य को हम और देखेंगे और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब क्रांतिकारी हिंसा क्या थी? समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना। परिषद प्रशासकीय सलाहकारी प्रतिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था। अब जन राष्ट्रवाद का उदय। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी का आगमन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। महात्मा गांधी जी एक राजनेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहाँ पर नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता भी थी। लोग उनका सम्मान आदर भी करते थे। आज भी हम उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग और आगे देखेंगे। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसको पढ़ना है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 1915 में महात्मा गांधी जी भारत लौटे। 1916 में बिहार के चंपारण इलाकों को उन्होंने दौरा किया और 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया। 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों की हड़ताल का भी सफलतापूर्वक नेतृत्व भी किया। तो यहाँ से हम लोगों ने परीक्षा के लिए पूछा जाता है, भारत में महात्मा गांधी जी का जो पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन हुआ था 1916 में। चंपारण वर्तमान समय में कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को साझा भी जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अभी पहचान रहे होंगे, ये हमारे महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता जी हैं। हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। यह कानून अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता और मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत ही जल्दबाजी में पारित कर दिया। ऐसे न्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इस कानून को शैतान की करतूत, निरंकुशवादी बताया गया। इसे काला कानून भी कहा गया। इसे काला कानून, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया, क्योंकि बिना किसी व्यक्ति को, बिना किसी गुनाह के भी पुलिस उसे कहीं भी कभी भी गिरफ्तार कर सकती थी। मार्शल लॉ ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून था जिसमें किसी व्यक्ति को किसी भी समय बिना पुलिस, बिना न्यायालय की इजाजत में गोली का निशाना बनाया जा सकता था। उसे मार्शल लॉ के नाम से जाना जाता था। अब इम्पोर्टेंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने और सुनने के बाद रूह कांप जाती है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा, जहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल
रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला दी। निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे, जिसे आज भी हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नाइटहुड, ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति को अप्रितम व्यक्तिगत सफलताओं जनसेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से कौन इतना दुखी हुआ कि उसने नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दी थी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना। अब एक खिलाफत आंदोलन 1920 पढ़ेंगे, ये भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट और अहम है आपके लिए। अंग्रेजों ने तुर्की सुल्तान खलीफ ऑटोमन सम्राट पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसका नेतृत्व किया था। पंजाब में हुआ अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और अत्याचार विरुद्ध अभियान चलाया गया। गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन और गति मिल गई। सरकारी पुलिस, अदालतों और विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। विदेशी जो कपड़े थे उनकी होली भी जलाई गई। घेरबंदी, प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का जो रास्ता उसे रोक दे, उसे घेरेबंदी के नाम से जाना जाता है। महंत, अब क्या महंत था? सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता। गैर कानूनी बेदखली, पट्टादारों को उनके पट्टे से जबरन गैर कानूनी ढंग से निकाल देना गैर कानूनी बेदखली कहलाता है। 1922 से 29 तक की प्रमुख घटनाओं को पढ़ लेंगे। इसमें चौरी चौरा बहुत प्रमुख है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंधित है। 1922 में कुछ लोगों के गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। संगठन क्या था? हिंदुओं को संगठन स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस के नाम से जानते हैं, 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। यह भी इंपॉर्टेंट है, चौरी चौरा भी। एक और है इसमें, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। सुभाष चंद्र बोस युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन में सक्रिय थे। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में पूछा जाता है। इस कारण ही भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि इसी दिन 1930 में पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अब साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। 1928 में जब कमीशन भारत पहुंचा तो इसका स्वागत साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। अच्छा, क्यों किया गया कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम जब आधुनिक भारत के इतिहास की वैकल्पिक सीरीज पढ़ेंगे तब इस तत्व को पूरी तरह से हम लोग व्याख्या करके पढ़ेंगे। दांडी मार्च, 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता को व्यापक चाह को लोगों को बाकी एक खास शिकायत सभी को जोड़ दिया था, और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच जो मतभेद पैदा नहीं होने देगी। कि जो 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकाले, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। गांधी जी ने साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी तक पैदल चलकर वहां पर समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये गांधी जी थे उस समय। सोचिए कि कितना लोगों गांधी जी को मानते रहे होंगे। अब हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। 1931 में गांधी जी लंदन गए, वहाँ वार्ता के बीच में ही टूट गई। उन्हें निराश वापस भारत लौटना पड़ा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन अगर हम बात करें तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अधिवेशन के दौरान अक्टूबर 1931 के चुनाव के बाद इंग्लैंड में अनुदार दल का मंत्रिमंडल बना। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, जिसमें कांग्रेस की ओर से नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 नवंबर 1932 तक चला, 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। तो यहाँ से गोलमेज से हम लोग देख लिए। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट माने भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वह करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करे। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। अब हम लोग देखेंगे मुस्लिम लीग। मुस्लिम देश के पश्चिमोत्तर वर्तमान पाकिस्तान तथा पूर्वी क्षेत्र वर्तमान बांग्लादेश के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की गई। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहाँ किसी भी धार्मिक अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया हाँ कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ। ये तीनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख सकते हैं। देखिए नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं। सभी नोट्स यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में और हार्ड कॉपी में मिल सकते हैं। आप ई लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं। ये निःशुल्क क्लास की सीरीज थी, यहाँ पर समाप्त होती है एनसीईआरटी की। अब हम इसके प्रश्नों की तरफ चलते हैं, इसके सोल्यूशन को देखेंगे। एनसीईआरटी में जो प्रश्न है इसके क्या क्या उत्तर है, ये आपके बहुत काम आएगी। यहीं से वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा कि यहाँ तक तो वीडियो छोटा था, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो विस्तृत व्याख्या पढ़ेंगे प्रश्नों की, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस प्रश्न को उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं या उसके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, या अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसे नोट डाउन करते चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर पहुँचाएगा, शेयर करिएगा। अब यहाँ पर है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, प्रश्न नंबर पहला। ये पहला प्रश्न ही आपके सामने है। 1870 और 1880 के दशक के लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे? ये आपको भी जवाब देना है और हम भी साथ साथ, क्योंकि प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसमें के जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था, अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार एडवर्ड बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय जो न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया, क्योंकि जब अंग्रेज ही इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजों ने क्या किया, एल्बर्ट बिल को वापस ले लिया। फिर भारतीयों ने भी क्या किया, उस विधेयक का पुरजोर विरोध किया। इस घटना में भारत ने अंग्रेजों के असली रवैये को पता चलता है कि वो क्या चाहते थे। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इससे सोल्यूशन को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी? ये भी अलग अलग राय है, वैसे आपके मन में इसका क्या जवाब हो कमेंट करिएगा। यहाँ पर हमने देखा कांग्रेस ने सरकार और शासन भारतीयों को ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस आग्रह था कि विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए, जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी उच्च पद दिए जाएँ। यह काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित कराई जाए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला एक सवाल है कि पहले विश्व युद्ध में भारत पे कौन कौन से आर्थिक असर पड़े? जब दुनिया में पहला विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत में आर्थिक असर के रूप में क्या क्या हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति ही बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार से रक्षा व्यय में भी इजाफा हुआ। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्ध आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जो ज़िंदगी थी वो मुश्किल हो गई। दूसरी ओर व्यावसायिक जो समूह युद्ध में बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा इस युद्ध से जो ये युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध से औद्योगिक वस्तुओं की अगर हम बात करें तो जूट के बोरे, कपड़े, पटरियाँ की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ था और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों का मांग जो थे वो करने लगे। तो ये जो सवाल था कि पहले विश्व युद्ध में भारत में कौन कौन से आर्थिक असर पड़े, उसका यहाँ जवाब था। आप इस जवाब की स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, आप इस जवाब को लिख सकते हैं। वैसे आपका क्या राय था वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एक सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि 1940 में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या क्या मांग थी? तो 1940 के मुस्लिम लीग ने देश में पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों के मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। यह बात आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 5 क्या था? मध्यम मार्गी कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? तो मध्यम मार्गी कौन थे? वो किस तरह का शासन करना चाहते थे? आइए इस प्रश्न को भी जवाब ढूंढते हैं। 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी नेता
नरम दल थे, नरम विचारों वाले थे, इसलिए उनको मध्यम मार्गी भी कहा जाता था। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ निम्न तरह के संघर्ष करना चाहते थे। एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। मध्यम वर्गीय नेता जो थे वो जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे, ये साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहे। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यम मार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वो भारतीयों को न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावनाओं से अवगत कराना चाहिए और यह जरूरी समझा। वैसे आपका इस विषय में क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिएगा। आप अगर इस प्रश्न का उत्तर देते तो उस उत्तर में आप क्या लिखते। कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी कि राजनीतिक मध्यम मार्गी की राजनीति किस तरह भिन्न थी। यहाँ पर भी हम लोग इस प्रश्न को उत्तर देखेंगे कि बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे बाल, पाल और लाल जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कार्यों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करनी चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने। चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन किस तरह से के रूप में ग्रहण किए गए। लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे। आइए इसका उत्तर भी हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल, कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920-22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह आने वाले तूफान का सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से में एक भारी जो विद्रोह थी वो महाने पा गई। तो हमने देखा कि महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और ज़्यादा गति मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, राजगोपालाचारी, आसफ अली, बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा उपाधियाँ लौटा दिया गया, विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया, जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1920-22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात में बहुत गिरावट आ गई, परंतु ये आने वाले तूफान की एक झलक थी जो आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक मील का पत्थर भी बनती है। अब भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन, आइए इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। काफ़ी बड़ा अध्याय है और एक उत्तर भी बड़ा होगा इसका। वैसे हम लोग पढ़ने समझने का पूरा प्रयास करेंगे। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों समूहों ने गांधी जी के आह्वान अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह से रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। मतलब भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन जो था, तो कुछ लोगों ने तो अहिंसक नीति अपनाई जो गांधी जी चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने गांधी जी के इस अहिंसक आंदोलन का अर्थात असहयोग आंदोलन का अपने हिसाब से मतलब निकाले और जो उन्होंने कार्य किया गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों के स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। खेड़ा, गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों के द्वारा थोप दिए गए भारी खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतर भागों में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों के बारे में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल छोड़ देते थे। इनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकार को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानून को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गाँव में किसानों को स्वराज का ऐलान कर दिया था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी जी द्वारा जल्दी से स्थापित होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा सिंधु मौजूदा जो पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे। अभी आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये इसका जो उत्तर है वो काफ़ी बड़ा है, इसको समझना जरूरी है। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लिख रहे हो तो। सिंधु अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि सिंधु मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी किसान खिलाफत आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन से जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की।
पंजाब में सिखों को अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी जी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी यही चाहते हैं। इस दौर में बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। मतलब लोगों ने गांधी जी का जो अशोक आंदोलन था अपने अपने हिसाब से उस आंदोलन को समझा और उस आंदोलन में हिस्सा लिया और आंदोलन भी किए। अब गांधी जी को समझना, इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कई जगह के लोगों ने गांधी जी को एक तरफ से मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे जो उन्हें मुसीबत और गरीबी से छुटकारा दिला सकता था। गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत है ये, वर्तमान जिसे यूपी कहते हैं, प्रतापगढ़ किसानों ने पट्टेदारों गैर कानूनी जो बेदखली थी तो जो इनकी रुकवाने में सफलता पाली, परंतु उन्हें लगता था कि सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं भी थी। तो यहाँ पर इस प्रकार हम लोगों ने गांधी जी को समझना जो था उस टॉपिक को पढ़ लिया। अब अगला सवाल जो आपके सामने आपके जहन में आता है, जहाँ पर वही सवाल फिर से है कि गांधी जी को समझना। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कई जगह के लोग गांधी जी की तरफ से मसीहा, ऊपर हम लोगों ने इस प्रश्न के बारे में उत्तर पढ़ लिया। गांधी जी को समझना। अब देखिए प्रश्न टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है। यहाँ पे एक है कि 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। मतलब यही प्रश्न होगा कि महात्मा गांधी 19 नमक तोड़ो कानून कैसे लिया, नमक डांडी मार्च। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह स्वतंत्रता के व्यापक चाह को लोगों के खास शिकायत पर जोड़ दिया जाता था। इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी उनके अनुयायी साबरमती 240 किलोमीटर दूर स्थित डांडी तक पैदल चलकर गए और उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया और उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। इस तरह गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने का फैसला लिया। एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, और ये आखिरी प्रश्न है। इसी के साथ ये सीरीज, ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। 1937 से 1947 के उन घटनाओं पर चर्चा करो जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। पहला है 1937 के चुनाव। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जहाँ भी इसे देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, किसी भी चैनल पर आप इसे देख सकते हैं या कोई भी इसे शेयर कर सकता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है देश हित हो, राष्ट्र हित में जो शिक्षा है वो सभी लोगों तक पहुँचे और एनसीईआरटी की सीरीज आप लोगों तक पहुँचे। और इस एनसीईआरटी सीरीज को पूरा बने रहेगा, पूरी सीरीज में देखिएगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को इस बात पर विश्वास दिला दिया कि देश में मुसलमान अल्पसंख्यक और किसी भी लोकतांत्रिक रचना में उन्हें सदा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। उनको भी यह भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस इस प्रस्ताव को नहीं माना, जिससे कांग्रेस तथा मुस्लिमों के बीच या मुस्लिम लीग के बीच दूरी बढ़ गई। तो यहाँ पर एकदम साफ है कि प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग इस बात पर विश्वास दिला दिया कि वे देश में अल्पसंख्यक है, किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें सदा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। इनको यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। तो इस प्रकार 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ये बात नहीं मान रही थी। आगे है लीग के जनाधार, मुस्लिम लीग के जनाधिकार का विस्तार। 30 के दशक में कांग्रेस मुस्लिम जनता को अपने साथ जोड़ने में असफल दिखाई दी। इस बात ने मुस्लिम लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में सहायता दी। 40 के दशक के आरंभिक वर्षों में जब कांग्रेस अधिकतर नेता जेल में थे, उस समय मुस्लिम लीग ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए तेजी से प्रयास भी किए। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच वार्ता की असफलता। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग से बातचीत शुरू कर दी, परंतु यह वार्ता असफल रही क्योंकि मुस्लिम लीग का कहना था कि भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि उसी को माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि अभी भी बहुत सारे मुसलमान उनके साथ थे।
ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 1946 के प्रांतीय चुनाव। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी तो कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग का शानदार सफलता मिली। कैबिनेट मिशन का आगमन। 1946 में ब्रिटिश सरकार की लीग की पाकिस्तान की मांग का अध्ययन करने व भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सही राजनीतिक व्यवस्था सुधारने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देकर भारत को एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। इन परिस्थितियों में देश का विभाजन अवश्य भावी मतलब दूरदृष्टि से दिखना शुरू हो गया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस और भारत का विभाजन। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने अपनी मांगें मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। एक दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई, जिसमें लाखों लोगों की जानें गई। अंततः भारत का विभाजन कर दिया गया, हजारों लोगों की जानें गई थी, जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों लोगों ने अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों को छोड़कर लोग शरणार्थी बनकर रह गए। इस तरह ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन का पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। इस प्रकार हमने देखा कि भारत आज़ाद होते होते कितनी पीड़ा, कितना दर्द सहता है, क्योंकि एक अगर अखंड भारत की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, तो कहीं ना कहीं ये टूट, ये फूट, या हिंसा भारत माता को झकझोर कर रख दिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में या भारत का धन्यवाद इतिहास बहुत कुछ पढ़ाता, बहुत कुछ सिखाता है। इस इतिहास के सीरीज में हम लोगों ने पूरे तथ्यों को पढ़ लिया। एनसीईआरटी की नए एनसीईआरटी में यहीं तक अध्याय है। इसके जो पुराने एनसीईआरटी के अध्याय थे वो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। जो अपडेटेड एनसीईआरटी की जो सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें एनसीईआरटी में ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी है, मतलब यहाँ पर हम लोग ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी की सीरीज को पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों को। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। अगर जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं या हमारे साथ आप लोग देख रहे हैं, ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में है, और आप अपने साथी मित्रों तक जितना वीडियो पहुंचाएंगे उतना लोगों तक का भला होगा। और अगर नोट संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप अगर आप डाउनलोड किए हैं तो वहाँ पर आपको सभी नोट्स 6 से 12 तक के मिल जाएंगे, जो आपको अध्ययन अध्यापन मिले काफ़ी मददगार हो सकते हैं। इस वीडियो को जहाँ भी देख रहे हैं शेयर करिएगा। अगर कोई व्यक्तिगत सवाल ई लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो 6 से 12 तक के सभी विषय मिल जाएंगे, खासकर इसे जो भी सीरीज आपके लिए एनसीईआरटी की होगी। फिलहाल ये सीरीज में कैसी लगी और आपको आगे कोई सुझाव तो कमेंट करिएगा, वरना वीडियो तो लोगों तक पहुँचाते रहिएगा। मिलते हैं एनसीईआरटी के अगले अध्याय में इसी सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।